Hello children, today we are going to discuss some more key features of Indian Constitution, parliamentary form of government and separation of powers. So today we will discuss these two key features of Indian Constitution. As you already know that in last video we have discussed about the main key features or first key features of Indian Constitution, federalism. What do we mean by federalism? Federalism is an existence of more than one level of government in a particular country is called फेडरलिज्म कि किसी देश में एक लेवल से ज़्यादा किसी गवर्नमेंट के भाग होते हैं, लेवल होते हैं, कोई गवर्नमेंट होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है फेडरलिज्म. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. What do you understand by the heading of this parliamentary form of government? There is two words given in this heading. First one is parliamentary, and second one is government. Parliamentary अगर हम हेडिंग को देखें, हेडिंग के बेस पर ही हम इसकी डेफिनेशन, हम इसका आंसर बना सकते हैं. A form of government is based on a parliament is called a parliamentary form of government. यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड हो. अब पार्लियामेंट में क्या होता है? एज यू ऑलरेडी नो दैट, आपको पता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जो कि हमारे बिहाफ पर कोई डिसीजन लेते हैं. ये जैसा कि इसमें बताया कि रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उसको क्या है? पार्लियामेंट में बैठने को जगह मिलती है, वो पार्लियामेंट में जाता है और वो हमारे बिहाफ पर कोई डिसीजन लेता है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में आगे हम बात करेंगे कि वो हम इलेक्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स. विदाउट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कोई भी कंट्री के लोग जो हैं वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं कर सकते. अब ये अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या है? वोटिंग राइट फॉर ऑल. इसका मीनिंग ये है कि सभी लोगों को जो है वोटिंग राइट होता है. उस वोटिंग राइट के थ्रू, जैसा पीछे आपने ये पिक्चर में देख रहे हो कि वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जो है लाइन लगी हुई है वोटिंग सेंटर के बाहर. तो सभी को जो है वोटिंग राइट होता है, उसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बोला जाता है. वोटिंग राइट फॉर ऑल. ऑल का मतलब ये है कि आपको, आपकी एज का नहीं कि आप तो अभी 8 में, आपकी तो 11 12 ऐसी एज होगी. तो एक पर्टिकुलर मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि 18 ईयर्स. वो इन रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, जेंडर, रिच, पुअर, वेल्थ, जिसका वो नहीं देखा जाता फिर कि वो गरीब है, अमीर है या किस जाति का, धर्म का है, उसको जो है वोटिंग राइट मिलता है. उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स क्रॉस होनी चाहिए. आगे की, व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the members of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of a traditional caste, class and gender hierarchies. Hierarchy होता है जैसे एक सीढ़ी होती है जो चली जैसे पर्टिकुलर सोसाइटी को, किसी एक सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड के उसके ऊपर लेवल बना दिए जाते हैं. उसको उस सिस्टम को हिरार्किकल सिस्टम बोलते हैं.
यानी जिसको लेवल 1 लेवल ये ऊपर वाले लेवल में रहेगा, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे, तो ऐसे उस लेवल उन लेवल्स को जो है हिरार्की बोला जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का जो है वो ध्यान रखा, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे जो सोसाइटी में, कंट्री में जो कास्ट, क्लास और जेंडर का जो हिरार्किकल सिस्टम है कि उनके बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब ये होगा कि लोगों का जो है, भारत के लोगों का डायरेक्ट यानी डायरेक्टली अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव के लोगों को जो है इलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि खाली उनको वोटिंग राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने ये नहीं कि हमें खाली वोट देने के लिए बनाया कि आप वोट ही दे सकते हो, कुछ और प्रोविज़न भी किया है कि ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। यानी वो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, ही कैन बिकम एन रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हमें खाली वोटिंग राइट मिला है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कि उसको पार्लियामेंट में इलेक्ट होने का, जाने का भी राइट है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी है, लीडरशिप स्किल्स हैं, लोगों को वो परस्यू कर सकता है अपनी स्कीम से, अपनी पॉलिसी से कि हाँ वो एक अच्छा काम कर सकता है, तो खुद भी जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपी जो एमएलए जो होते हैं ना, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट करके वहाँ पार्लियामेंट में भेज दिए हैं, तो दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। वो हमारे लिए अकाउंटेबल, हमारे लिए उनकी एक अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ भी कंट्री में होता है तो क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ भी कंट्री में अनरेस्ट होता है, कहीं महंगाई बढ़ती है, कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कभी सब्जियों के दाम बढ़ गए, तो लोग क्या करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने उन लोगों को चुना है और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी है कि इन सब सारी चीज़ों को चेक में रखें। मीन्स जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व आउट करने का काम जो है इन रिप्रेजेंटेटिव का होता है। इसलिए हमने इनको जो है इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है। तो दिस वाज योर सेकंड की फीचर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट काम करती है और वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों की विल के, विश के अकॉर्डिंग जो है वो काम करती है। नेक्स्ट की फीचर आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट की फीचर है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी डिवाइडिंग एंड सेपरेटिंग पावर्स। यानी पावर्स मीन शक्तियाँ जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, पर्टिकुलर पर्सन को जो मिली होती हैं, उनको जो है उनका डिवाइडेशन, उनको जो है अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, गवर्नमेंट या स्टेट के जो ऑर्गन होते हैं, उनमें जो है अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। स्टेट मीन्स आगे बताएंगे स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। स्टेट ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट जो इंडियन पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेट से अपने जो पर्टिकुलर स्टेट के वो मानकर मत चलना, स्टेट मीन्स यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 ऑर्गन्स दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, दीज आर लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों क्या हैं, तीनों में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेजिस्लेचर्स मीन्स हु लेजिस्लेट द लॉ,
यानी जो लॉ को, कानून को बनाता है उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट है। पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? हमारे लिए लॉज बनाना, कानून बनाना। सो दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेट द लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। उनको हम लेजिस्लेचर का पार्ट मानते हैं। वो दोज आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जो एमपी और जो एमएलएज होते हैं ना, वो लेजिस्लेचर्स होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सेकंड आता है द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव में क्या है कि हमने कानून तो पार्लियामेंट ने बना दिए, लेजिस्लेचर ने बना दिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की होती है। जैसे हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, जो लॉ को, कानून पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। उसमें आपके जो आईएएस, आईपीएस, जो पुलिस, जो जितना सारा आता है, और इवन पीएम और सीएम, वो भी पार्ट हैं। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो भी तो डिसीजन लेते हैं ना, वो भी तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। एंड द जुडिशरी में आपको पता है कोर्ट, सारा सिस्टम में जुडिशरी में आता है। अभी अलग अलग आपको बताया भी है कि द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं पार्लियामेंट में, वो भेजते हैं, तो वो होते हैं हमारे लेजिस्लेचर। वो उनका काम क्या होता है? वो लॉज को बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ people who are responsible for implementing laws and running the government, जो गवर्नमेंट चलाते हैं और जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट करने का के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो एग्जीक्यूटिव की होती है। जुडिशरी में आपको पता है कि जुडिशरी में जो सारे जो कोर्ट सिस्टम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज वगैरह, वो ये सारे जुडिशरी का पार्ट होते हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर में आगे क्या बताया है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी एक ऑर्गन को पूरी पावर दे दी जाएगी, तो वो क्या करेगा? अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट, यानी कंट्री की कोई एक ब्रांच, वो चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, किसी एक के हाथ में पूरी पावर दे दी जाए, तो वो क्या करेगा? वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा ही करेगा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? पावर को डिवाइड कर दिया, पावर को जो है वो सेपरेट कर दिया। तीनों में जो हैं वो अलग अलग पावर्स तीनों को दी गई हैं, और इस तरह से वो क्या करेंगे? थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक ऑन अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। ये क्या करेगा? सेपरेशन ऑफ पावर्स से क्या करता है कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के या कंट्री के, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं? मान लो अगर एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो क्या करेगा? जुडिशरी उसको लॉ की वैलिडिटी को देखेगा। अगर लॉ जो उसके हिसाब से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो जुडिशरी उस लॉ को सस्पेंड भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। ऐसे ही क्या करते हैं, जुडिशरी कोई ऐसा काम होता है, तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के पास कुछ पावर्स दी गई, तो दोनों क्या करते हैं? तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस का काम रहता है कि जो है एक दूसरे के काम पर जो है वो निगरानी रखना, नज़र रखना। तो ये इंश्योर करता है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, इन तीनों को जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और उस हिसाब से वो काम करते हैं।
अब स्टेट और गवर्नमेंट का मैंने बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। स्टेट मैंने बताया था कि स्टेट रिप्रेजेंट द इंटायर कंट्री। स्टेट से मीनिंग कि पूरी कंट्री, जैसे इंडियन स्टेट, बाहर कोई फॉरेन कंट्री जो है वो इंडियन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। अब और जो गवर्नमेंट होती है उसका काम क्या होता है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। गवर्नमेंट का काम होता है लॉज को लागू करवाना और पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना, मीन्स जो है अच्छे से चलाना। ये टू रन ए कंट्री वी नीड ए गवर्नमेंट। कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेट पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एक पार्ट होती है। जैसे और आगे क्या दिया गया है, द स्टेट इज ऑन द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट ए सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी। यानी एक डेफिनेट, एक निश्चित की हुई टेरिटरी के ऊपर, वो पूरी टेरिटरी जहाँ पर लोग क्या कर सकें, अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले सके। सोवरेन मीन्स होता है कि अपने हिसाब से लोग अपनी मर्जी से उस कंट्री में कोई डिसीजन ले सकें। कोई बाहर की कंट्री या बाहर के लोगों का उस कंट्री के लोगों के माइंडसेट पर, उस कंट्री के में क्या हो रहा है इसके बारे में उनका कोई राइट नहीं बनता। ये सोनली डिपेंड्स ऑन द पीपल हु ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी। जिस टेरिटरी में लोग रहते हैं वहाँ के लोग जो हैं उस कंट्री में कैसे रहते हैं, कैसे गवर्नमेंट चलाते हैं, तो ये डिसीजन उनका होगा। तो ये होता है सोवरेन। जैसे मान लो कि घर से ले लो, किसी पर्टिकुलर आपके घर से आपके पेरेंट्स हैं, या कि अब क्या सब्जी बनेगी, ये डिसीजन केवल आपका होगा। घर में क्या हो रहा है ये डिसीजन केवल आपका, आपके पेरेंट्स का होगा। पड़ोस वाली आंटी आपको ही नहीं बोलेगी कि आज शाम आपको ये सब्ज़ी बनानी है। ये डिसीजन आपका है, आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा का होता है। तो ऐसे ही सोवरेनिटी क्या होती है कि कंट्री में क्या करना है, क्या होना है, ये डिसीजन वहाँ के लोग जो हैं डिसाइड करेंगे, न कि कोई बाहर की कंट्री उस कंट्री के ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोपेगी डिसीजन। तो ये होता है सोवरेनिटी ऑफ ए कंट्री, जिसको जो है स्वायत्ता बोलते हैं, यानी अपने डिसीजन खुद लेना, किसी बाहरी कंट्री का कोई कंट्रोल ना होना, वो होता है सोवरेन। तो हमने आज डिस्कस की है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ citizens of India and secularism. Okay, thank you.